So students, let us understand what is valency. Now you see there are two definition of valency. So first we will understand the simple one, that is what is this definition is saying? Number of hydrogen atoms that combine with one atom of an element to form a compound. Not understood? No problem. Let us take an example, you will understand it clearly. So here I will give a name of an element. You have to give a name of a compound in which only hydrogen combine with that particular element. मतलब कि मैं एक एलिमेंट का नाम बताऊंगा और तुमको एक ऐसा कंपाउंड का नाम बोलना है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कंबाइन किया होगा. तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन, तो बताओ ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही क्लोरीन से कंबाइन करता हो. वेरी गुड, इट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन किया है. सिंस वन हाइड्रोजन एटम हैज कंबाइन विथ क्लोरीन, सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विल बी 1. तो हमको क्या देखना है? सिर्फ इतना ही देखना है कि कितने हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है. ओके, तो जितने हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ कंबाइन किया रहेगा, क्लोरीन का वैलेंसी उतना ही होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं ऑक्सीजन. अब सोचो और बताओ कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता हो. वेरी गुड, इट्स H2O, that is water. So here we can see that with oxygen two atoms of hydrogen are combining. So what will be the valency of oxygen here? Very good, it's 2. तो हमको क्या देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुआ है, तो यहाँ वैलेंसी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का? 2. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन. अब सोचो और बताओ कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन कंबाइन होता हो. इट्स NH3 अमोनिया. तो यहां पर देखो नाइट्रोजन के साथ कितने एटम हाइड्रोजन के कंबाइन हुए हैं? 3 एटम कंबाइन हुए हैं. तो यहां पर नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3. ओके, तो अब फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स that combine with one atom of an element to form a compound. तो एक एलिमेंट का एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, वही उसका वैलेंसी होगा. तो यहां पर क्लोरीन का एक एटम के साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, तो क्लोरीन का वैलेंसी है 1. यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2. और यहां पर नाइट्रोजन का एक एटम के साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर वैलेंसी हो जाएगा 3. ओके, लेकिन इस मेथड से वैलेंसी निकालने में एक प्रॉब्लम है. क्या है वो प्रॉब्लम? कि वैलेंसी हम जब भी लिखते हैं उसमें एक नंबर होता है और साथ में चार्ज भी लिखना होता है, लेकिन यहां पर तुम देखो कोई भी चार्ज लिखा हुआ नहीं है. तो ये एक प्रॉब्लम है इस मेथड के साथ, जहां पर हमको चार्ज पता नहीं चलता है, सिर्फ नंबर पता चलता है. इस मेथड के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि अभी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे हाइड्रोजन से कंबाइन करें ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है. तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करते हैं उनका वैलेंसी हम कैसे निकालें? इसलिए इस मेथड को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते. तो अगला जो मेथड है उस मेथड को हम जानते हैं. ओके, सो दिस इज द बेटर डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, एंड इफ वी कैलकुलेट द वैलेंसी बाय दिस मेथड इट विल बी वेरी करेक्ट, appropriate method. So let us see the definition. The number of electrons lost by a metal or the number of electrons gained by a non-metal to attain stable electronic configuration is called as valency. So what is the definition is saying? तो जितने जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हमको याद रखना है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ओके, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई भी मेटल, तो वो उसका वैलेंसी हो जाएगा.
या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई भी नॉन मेटल, तो वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन इस मेथड में वैलेंसी निकालने के लिए हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो मेन रूल है वो मैं भी बता देता हूँ। क्या है वो, कि जो तुम लोग लास्ट क्लास में पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कैसे होता है। तो फर्स्ट शेल का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 2, मैक्स टू मैक्स वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है। जो सेकेंड शेल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, एंड द थर्ड शेल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। Now, when a atom will be stable, so whenever there will be 8 electrons in the valence shell or outermost shell, then that atom will become stable. तो एटम स्टेबल कब होगा बच्चों, जब उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब लास्ट के शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो वो स्टेबल होगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो स्टेबल नहीं होगा। अब ये जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये लूज या गेन क्यों करते हैं, स्टेबल बनने के लिए ही करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। सेकेंड में कितने होंगे, 8, बचे कितने, 10 हो गए, बचे कितने और 1 इलेक्ट्रॉन बचे। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। लेकिन स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो स्टेबल है या अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। सो स्टेबल बनने के लिए फिर क्या करेगा, इसको बनना कैसा है, इसको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्या लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर जाएगा तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,8। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन जाने के बाद अब देखो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हैं, तो ये स्टेबल हो गया कि नहीं, करेक्ट, ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल होने के बाद अब इसमें चार्जेस क्या आ जाएंगे। अब देखो याद रखो कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर तुमसे नेगेटिविटी दूर जाए, अगर तुम्हारे दिमाग से नेगेटिविटी चला जाए तो तुम क्या बन जाओगे, पॉजिटिव बन जाओगे। तो इसीलिए यहां पर Na बन जाता है पॉजिटिव, दैट इज Na+, 1+, या सिर्फ प्लस लिखने से भी चलता है। तो 1 हो गया इसका वैलेंसी और प्लस क्या है उसका चार्ज है, तो 1+ हो गया इसका वैलेंसी। क्लियर। नेक्स्ट लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम में क्या है, एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 2। तो अब क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। लूज करके क्या बनेगा, ये बनेगा 2,8। तो 2,8,2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बच गए 2,8। अब ये स्टेबल है। तो स्टेबल बनने के बाद अब इसमें क्या चार्ज आ जाएंगे, तो नेगेटिव दूर गए, तो जब भी नेगेटिविटी दूर जाता है तो क्या बन जाता है बंदा, पॉजिटिव। कितना नेगेटिविटी दूर गए, 2 नेगेटिविटी दूर गया, तो 2+ चार्ज आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका वैलेंसी हो गया 2 और चार्ज हो गया प्लस Mg2+। नेक्स्ट लेते हैं एल्यूमिनियम। अभी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इसका पहला शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 3। तो स्टेबल है या अनस्टेबल, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बन जाएगा क्या, 2,8। इसके बाद अब इसमें चार्ज आ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। देखो लास्ट शेल में 3 है तो इट हैज टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम 2,8। नाउ सिंस नेगेटिविटी इज गोइंग, सो द गाय इज बिकमिंग पॉजिटिव, सो इट विल बिकम 3+। ओके। तो अब यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सभी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ये सभी क्या बन गए, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं मेटल्स। ऑल दीज आर मेटल्स।
ओके, अब देखते हैं क्लोरीन का केस में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो पहला शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हैं कितने? 7। तो इसको क्या करना है, गेन या लूज? इसको गेन करना है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, तो ये बंदा क्या कर रहा है, नेगेटिविटी को अपने पास ला रहा है। तो नेगेटिविटी को अगर अपने पास लाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,8, 7 में एक ऐड हो गया तो 2,8,8, तो स्टेबल हो गया। लेकिन होगा क्या, अभी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl1-। ओके, नेक्स्ट इज सल्फर। अभी सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है। तो पहला शेल में कितने होंगे, 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 6। तो क्या स्टेबल है या अनस्टेबल? ये देखो 8 चाहिए, तो ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर गेनिंग इट विल बिकम 2,8,8, which is stable configuration, but it will become charged. So what will be its charge? It is gaining 2 electrons. So if a person gains negative, then it will become negative in charge. So it is gaining 2 electrons, so it will get 2 negative charge, 2 minus charge. Then nitrogen. What about nitrogen? Atomic number is 7. So 2,5. So now it is stable or unstable? It is again unstable. In the outermost shell 5 electrons are there, but it needs 8 to become stable. So what it will do? It will gain 3 electrons. So when it gains 3 electrons, the configuration will become 2,8, but it will get negative charge. So how many negative charge it will get? Since it is gaining 3 electrons, so it will become 3 minus. So now you see, chlorine, sulfur and nitrogen, all these are gaining electrons, and those elements which gains electron, those are non-metals. One more thing we have to keep in mind, students. You see, here sodium is, its valency is 1 and chlorine valency is also 1. So these elements whose valency is 1 are called as monovalent. Then here you see magnesium and sulfur, valency is 2. Charges are different, but their numbers are 2. So they will be called as divalent. Then aluminum and nitrogen, their numbers are 3. So valency, the elements which have valency 3 are called as trivalent. So I hope you understood it. We'll continue in the next class. Note it down.